तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, तो सभी जन यही बोलेंगे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। हम लोग यही सुनते हुए बड़े हुए हैं और हमें ये शुरू से ही बताया जाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये स्टोरी को अगर अपन आगे बढ़ते हैं और अगर खरगोश एनालिसिस करता है अपनी जीत का, अपनी हार का, और खरगोश जो है ये सोच रहा है अब कि आखिर वो हारा क्यों, तो आपको क्या लगता है क्यों हारा वो? बताइए। ओवर कॉन्फिडेंट और सो गया था, थोड़ा सा लैक्स हो गया, थोड़ा सा आराम हो गया। लेकिन एबिलिटीज की बात करें तो ये सब जानते हैं कि दोनों की रेस अगर करोगे तो कौन जीतेगा। एबिलिटीज में तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। मॉरल ये है कि स्लो एंड स्टडी से काम होगा क्या, क्वेश्चन ये है। और अगर इसने, अब ये रेस को अपन एक और अध्याय में ले जाते हैं। ये वाला प्रेजेंटेशन आपने पहले देखा है? नहीं देखा। वंडरफुल। तो इन दोनों ने आपस में सोचा कि खरगोश ने सोचा मेरा नाम तो बदनाम हो ही गया है, सदियों से चल रही है शायद ये कहानी, जाने कितने दशकों से चल रही है। तो बोले चलो हम लोग एक और बार रेस करते हैं। अब कछुआ ने सोचा अब ठीक है, अब चैलेंज आया है, कर लेते हैं। अब की बार वो गलती नहीं दोहराया और वो जीत गया। तो इसके जीत का एनालिसिस क्या है, ये क्यों जीता? और आज के जमाने में अपन ये मॉरल लेते हैं कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट हमेशा स्लो एंड स्टडी को हरा देगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, अन्य ऑर्गेनाइजेशन में, ये होटल के ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, अगर वो स्लो लेकिन स्टडीली स्लो काम करेंगे तो क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। आज आपको ये स्टोरी रेलेवेंट नहीं लगेगा आज के परिप्रेक्ष्य में। स्लो एंड स्टडी हमेशा हार जाएगा। कौन जीतेगा? फास्ट और कंसिस्टेंटली फास्ट। आज भी फास्ट, कल भी फास्ट, परसों भी फास्ट। इसी को अपन परफॉर्मेंस बोल रहे हैं। तो अब जो स्टोरी यहां खत्म नहीं हो रहा है, इसके अध्याय को एक और लीप आगे बढ़ाते हैं। अब कछुआ ने सोचा अब तो मैं हार गया, लेकिन वो सोचता है कि मेरा हार का वजह क्या था। दौड़ का ट्रैक जो था वो कछुआ के लिए अलग और खरगोश के लिए उसका ट्रैक दौड़ने वाला ट्रैक था। कछुआ का एबिलिटी पूरा दौड़ने का है ही नहीं। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, उसने खरगोश को फिर से आमंत्रण किया, फिर से एक बार दौड़ लेते हैं, लेकिन इस बार ट्रैक मेरे हिसाब से मैं तय करूंगा। बोले ठीक है, आप कोई भी ट्रैक करो। तो अब की बार जो है ना, ट्रैक में एक नहर पड़ गया, खरगोश आके रुक गया और कछुआ भाई साहब जीत गए। तो इसका एनालिसिस क्या है, इसका क्या मॉरल है? अब की बार कछुआ क्यों जीत गया? अपने स्ट्रेंथ पे गया, अपने कोर कॉम्पिटेंसी। हर व्यक्ति का एक कोर कॉम्पिटेंसी है। कोई बातचीत में अच्छा है, नेटवर्किंग में अच्छा है, तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम को आपस में तय करके उस काम में वाउच करना चाहिए, उस काम को ग्रैब कर लेना चाहिए जिसमें उसका कोर कॉम्पिटेंसी हो। कोई और व्यक्ति होगा जो कंप्यूटर में अच्छा है, कोई और अच्छा होगा जो ये कुछ प्रोडक्ट डिजाइन करने में, डिजाइनिंग स्किल्स उसके कुछ अच्छे हैं, उसमें मजा आता है। क्योंकि बेसिक कोर काम तो सबको करना है, लेकिन उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज जिसको जैसा मिलता है, अपने कोर कॉम्पिटेंसीज को पहचानना, उसको और तराशना और उसके ऊपर बिल्टअप करना। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड देन चेंज द प्लेइंग फील्ड, जिससे आपको मदद मिले।
तो अगर किसी का नेटवर्किंग स्किल्स बहुत अच्छा है, बातचीत का उसको बहुत अच्छा है, तो उसके ऊपर उसको बिल्ड करना है और फास्ट एंड स्टडी भी रहना है, फास्ट एंड कंसिस्टेंटली फास्ट रहना है, फास्ट एंड रिलायबल रहना है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ग्रो कर सकता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर ए गुड स्पीकर, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को देखो जिसमें बोलने का मौका मिले, तब आपका वो चीज आगे आ जाएगा। स्ट्रेंथ एनालिसिस, हम लोग जो है ना एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं, उसमें एक वीकनेस का एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ का एनालिसिस करते हैं, लेकिन जब अपन बाद में अपॉर्चुनिटीज थ्रेट ठीक है कर लिया, उसके बाद जब अपन अपना प्लान बनाते हैं तो अपन बहुत कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वीकनेस के ऊपर फोकस करके उस वीकनेस को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर ऑर्गेनाइजेशन वो होगा जो अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करे। अपन आगे भी देखते हैं, अगर अपन इस तरह से काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट लीडर में आप रिकॉग्नाइज होते हैं, आपकी पहचान बनती है, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसीज रादर देन ऑन योर वीकनेसेस। वीकनेसेस रहेगा, लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुआ, इन दोनों की लड़ाई अभी भी चलेगी, जारी रहेगा। इन लोगों का स्टोरी में इन लोगों ने ये बोला अब की बार, यार बॉस हम लोगों ने एक दूसरे को काट लिया, कभी तू जीता, कभी मैं जीता, कभी तू हारा, कभी मैं हारा। अब अपन एक काम करते हैं, अपन इस ट्रैक पे, जो नया ट्रैक है जिसमें एक नहर भी है, अपन टीम करते हैं। अब दोनों एक साथ मिल करके ये ट्रैक पे दौड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हेयर के ऊपर टॉर्टोइज बैठ गया और फास्ट चल करके उस जगह तक पहुंच गया जहां नहर था। नॉट टू स्केल, अब की बार कछुआ के ऊपर हेयर चढ़ गया और उसने उसको स्विम करा के ऊपर तरफ ले गया, और उसके बाद अब जब है ये दोनों जीत गए। जब इन दोनों ने टीम अप किया तो इन लोगों की लड़ाई किसके अगेंस्ट में था? ये दोनों तो टीम अप कर गए, तो इनकी लड़ाई किसके अगेंस्ट में था, पूछ रहा हूं। अचीवमेंट दोनों को मिला। उन लोगों का लड़ाई अब की बार उस सिचुएशन के अगेंस्ट में था। जितना टाइम दोनों इंडिविजुअली ले रहे थे उस ट्रैक में दौड़ के पूरा करने के लिए, या उस पाथ को सर ने कहा जैसे अचीव करने के लिए, तो अब की बार इनकी लड़ाई उस सिचुएशन से रहा, और टीम एक साथ करके जब लड़े तो इंडिविजुअली जो उन लोग अचीव कर रहे थे, मिलित रूप से काफी फास्ट उस ट्रैक को कंप्लीट किया। अर्थात ये है कि अगर अपन मॉरल देखेंगे इसकी, तो इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट। हमारे बीच में सभी जन सोचते हैं कि मैं इंडिविजुअली ब्रिलियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आप टीम के साथ काम करेंगे तो आपके कॉम्पिटेंसीज एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा और फिर आप उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बेसिक मॉरल यही है, लेकिन आगे भी बोल सकते हैं टीम वर्क इज मेनली अबाउट द सिचुएशनल लीडरशिप। अब देखिए, आपने मैनेजर्स के लिए बिजनेस स्कूल्स खोल रखे हैं, बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं, उसके ग्रेड्स जो है वहां से पास आउट होकर मैनेजर्स बनते हैं, लेकिन लीडरशिप स्कूल्स कुछ खुले हैं क्या? लीडर्स बनते हैं, लीडर्स बनते हैं। लीडर्स को जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलता है वो उसके ऊपर वर्क करता है, और लोग उसको फिर लीडर के हिसाब से चयनित करते हैं। वो विजनरी होता है, वो आसपास के लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है rather than खुद के बारे में, और सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से वो पीपल सेंटर्ड अप्रोच में चला जाता है। तब वो उसको लोग सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा मैनेजर नहीं है, ये हमारा लीडर है, उसके सामने खुल के बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं स्टेज पे।
ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलते हैं, उड़ते हैं और किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक पहुंच जाते हैं। इनकी एक एक फ्लाइट कई दिनों तक चलती है। जब ये पक्षियां उड़ते हैं तो इनके फ्लाई का जो वेव जो जनरेट होता है उससे कुछ इस तरह से जनरेट होता है कि एक जन जब टायर्ड हो जाता है, जो सबसे पहला वाला जो व्यक्ति रहता, वो गूस है, वो जब चल रहा है वो सबसे ज्यादा विंड को झेल रहा है, लेकिन इन लोग आपस में शिफ्ट करते हैं जगह, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो कोई आप एक साथ नहीं थक रहा है, नहीं तो वो पहला वाला अगर कंटिन्यू चलता रहेगा, सेकंड वाला उसके पीछे पीछे और थर्ड वाला, तो फिर सब थक जाएंगे शुरुआत वाले, और पीछे वाले बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन इनको एक साथ उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो इन लोग शिफ्ट करते हैं। तो टीम स्पिरिट जो है ये बेसिकली शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। हम लोग एक दूसरे को काटने से बेहतर शेयर करने से दोनों का ही भला होगा। चार है तो टीम में तो चारों का भी भला होगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को, ब्यूटीफुल वीडियो। सबको एक दूसरे की जरूरत है। कनाडा से ब्रिटेन तक चले जा रहे हैं, 14,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ने सोचा यार मैं तो नहीं जाऊंगा, तो वो पूरी टीम एक साथ फेल हो जाएगा, वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। उनको अटलांटिक ओशन क्रॉस करना है, नीचे समुद्र है, रुकने का कोई चांस नहीं है। तो एक अपन ने इस आशय को देखा। अब मेरा जो है ना, आपसे ये पूछना है कि आप अपने टीम में जब काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे शेयर करते हैं, किस तरह से आप इस काम को करते हैं, कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं। इंडिविजुअल टारगेट्स होता है या ग्रुप टारगेट्स होते हैं? टारगेट तो ग्रुप वाले होते हैं। टारगेट टीम को मिलता है, ग्रुप को टारगेट मिलता है। इंडिविजुअल टारगेट्स अपन नहीं रखते, आगे कर सकते हैं, पर ग्रुप का टारगेट जनरली ग्रुप का टारगेट है। इंसेंटिवाइज जब अपन करते हैं किसी चीज को, तो ग्रुप को इंसेंटिव करते हैं कि उस ग्रुप में बेस्ट परफॉर्मर को करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है उसकी। हाँ। फिर भी जो है यदि कोई इंडिविजुअली की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो डॉक्यूमेंटेड होती है और उसके आधार पर उसको मतलब, और टीम को भी आप परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है तो पूरा टीम विन करता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा चीज है जब अपन इंडिविजुअल मेडल्स से ज्यादा टीम मेडल को देते हैं। हमारे आईसीआर में एक सिस्टम है जिसमें जोनल एक अवार्ड मिलता है, तो वो पूरा केवीके को मिलता है, और वो रुपया जो मिलता है उसमें कैश अवार्ड भी रहता है और मेडल और फेलिसिटेशन का कुछ प्रशस्ति पत्र रहता है। तो मुझे ये बात को फक्र से कहने को मिलता है इस जगह पर कि वो जो मेडल मिलता है वो सबको मिलता है, वो जो कैश अवार्ड मिलता है वो सब में इक्वली डिवाइड होता है। तो इसमें जो है वो अंदर के जो टीम के अंदर की जो भावना है वो बड़ा स्ट्रांगली वो आगे जाता है और सब लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। जब अपन इस तरह की वर्कशॉप सेटिंग में जाते हैं और अपन ये चाह रहे हैं कि आप टीम बिल्डिंग के बारे में थोड़ी देर तक कंसंट्रेट करें और अपने अपने टीम को स्ट्रेंथन करें, तो मैं इस जगह पर आपको एक नया एक छोटा सा गेम था, लेकिन समय क्योंकि कम था तो आपको ये गेम करके दिखाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया, तो मैंने इसके एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ले आया हूँ और बहुत ही मैंने
माना हुआ ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज माना जाता है। इस एक्सरसाइज में एक चीज है जिसको अपन कहते हैं मार्शमैलो। मार्शमैलो हमारे बच्चे लोग ज़्यादा खाते हैं, भारत में उस हिसाब से नहीं चलता है लेकिन मिलता है। ये एक सॉफ्ट, एक स्पंजी, एक छोटा सा वेट वाला एक स्वीट आइटम है और ये बच्चे खूब चाव से खाते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्शमैलो। और ये चैलेंज जो है मार्शमैलो चैलेंज है। मैं ये करके दिखाने का बड़ा मन था लेकिन समय चूंकि कम है, तो इसको पीटर स्किलमैन ने डिज़ाइन किया था और मैं जिस प्रेजेंटेशन से इस चीज़ सीखा हूँ वो टॉम वुजेक का है। इनको फॉलो कीजिएगा, ये मार्वलस स्पीकर है। इसको बनाने में आपको जो है ना 1 मीटर लेंथ स्ट्रिंग्स रस्सी की ज़रूरत है, 20 झाड़ू के डंडी, ये स्पेगेटी स्टिक यूज़ करते हैं हम, पतले झाड़ू के जो डंडी होते हैं पतले वाले, फूल झाड़ू जिसको अपन कहते हैं वो नहीं, जो नारियल झाड़ू जिसको कहते हैं उसमें जो पतले पतले स्टिक रहते हैं उसकी इक्वल शेप में काट लेते हैं। 20 स्टिक्स ऑफ स्पेगेटी, 1 यार्ड टेप और 1 मार्शमैलो, ये इसके प्रॉप्स हैं जो हमें इसमें चाहिए। हम लोग अगर करते हैं तो 4-4 ग्रुप में डिवाइड होकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो चैलेंज ये है कि 18 मिनट के अंदर ये स्टिक को जोड़ जाड़ के अपन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिसके ऊपर सबसे टॉप में 1 मार्शमैलो जरूर रहेगा और अपने को मिल करके ग्रुप में एक साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 4 जन मिलकर के बना रहे तो चारों लोग कंट्रीब्यूट करें। तो जनरली हम लोग जब इस तरह से एक ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या है, बहुत कम समय में हम लोगों को एक एक जन को एक साथ झट से आ जाते हैं। अब आप लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन से है, अब मान लीजिए कि ये मैं कर रहा हूँ या पहले भी किया हूँ ये प्रशासन एकेडमी में, तो कोई जो है ना स्कूल के टीचर्स हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट एसडीएम लोग हैं, तहसीलदार ऑफिस से कुछ लोग हैं, सेल टैक्स से कुछ लोग हैं, और इनको मिक्सचर करके ग्रुप बना दिया। जब मिक्सचर करके ग्रुप बना रहे हैं तब उनके पास ये रहता है सिस्टम कि उन लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, कम समय में फट से टीम वर्क करना है, एक चैलेंज आया है। अब अपन देखते हैं इन लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। ये ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है लेकिन अलग अलग लोग बड़े इंटरेस्ट लेके इसको करते हैं। मान लीजिए कि अभी आप कर रहे हैं ये टेस्ट, मान लीजिए 4 जन का ग्रुप है। आपका क्या नाम है? शिवम। मान लो शिवम एक ग्रुप में है और बाकी 4 जन भी साथ में हैं, आप भी उस ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अपन ने कोई ग्रुप लीडर यहाँ पर नहीं बनाया है। लेकिन जब अपन करने लगेंगे, आप बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि शिवम शायद ये ग्रुप को लीड करने लगा है। लीड ऑटोमेटिकली हो रहा है, अपॉइंटेड नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। जब अपन देखते हैं तो लोग एक से एक ग्रुप करते हैं और एक से एक बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत सारा इंटरेस्ट लेके लोग करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि लोग सबसे पहले ये टास्क को ओरिएंटेशन करते हैं, कि समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये बनाना कैसे है, प्लान करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन करते हैं। कोई लोग कागज में लिखेंगे कि भाई ये 3-4 डंडी एक साथ करो, तो यहाँ जोड़ो, तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, 4 बेस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कोई बोला 3 बेस का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो एक प्लानिंग पीरियड रहती है, उसके बाद बिल्डिंग पीरियड रहता है। ये एक्चुअली सामने वाला जब इस ट्रायंगल ये स्ट्रक्चर को बनाने लगा है, और जब बनाने लगा है और फिर फाइनली वो लास्ट में वो जब देखता है कि अरे इतना समय निकल गया, अब लास्ट का टाइम आ गया है, तो सब कुछ बन गया है, और लास्ट में जाके धीरे से वो मार्शमैलो को ऊपर रख देते हैं और सब बाहर आते हैं। वाओ, बन गया अपना स्ट्रक्चर सक्सेसफुल। जितना हाइट होगा वो टीम जीतेगा। 4 जन कर रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे का भी देख रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली नजर है।
और हम लोग का एक टड़ा, एक फाइन फीलिंग आ जाता है। थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिलता है, वो मार्शमैलो का वजन नहीं संभाल पाया और तड़मड़ाते हुए सारा चीज गिरता है। तो वो वाव फीलिंग जो है ना, ओहो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम लोग ने देखा इस चैलेंज को, वर्ल्ड में बहुत सारे जगह में बहुत सारा एनालिसिस किया है, बहुत सारे है ना, ओवर मेनी ईयर्स एक ब्लॉग बना जिसमें ये चीज को किया गया। तो वो जो है जब देखे, तब कौन ऐसे लोग हैं जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं? बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स, जो बिजनेस स्कूल से निकले हैं, बंदे फ्रेश, उन लोग आपस में कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। उन लोगों को कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा वजह यह है कि उन लोगों को बिजनेस स्कूल में यह सिखाया जाता है कि देयर इज वन गुड एंड बेस्ट प्लान। रास्ता एक है और बेस्ट रास्ता तक पहुंचना है आपको। तो ये लोग बहुत सारा समय जो है वो रास्ता ढूंढने में निकाल देते हैं, वर्किंग में नहीं डालते हैं। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन कर रहा है? उन लोगों ने, उनका अप्रोच बहुत ही डिफरेंट, और ये बार बार देखने को मिला, थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिला। हमने क्या सीखा? हमने देखा बिजनेस स्टूडेंट्स सारा काम करने के बाद लास्ट में मार्शमैलो डाल रहे हैं। उनको आइडिया नहीं है कि मार्शमैलो का वेट और स्ट्रक्चर का वेट के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन बच्चे सबसे पहले मार्शमैलो उठा रहे हैं और उन लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, गिर रहा है उसको मिटा रहे हैं, फिर से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। बेसिक टेक्निक जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि एक प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, रिफाइनमेंट कर रहे हैं। हम जब हमारे काम में व्यस्त रहते हैं और हमको एक टारगेट मिला हुआ है कि NFL के सर्टेन प्रोडक्ट्स को सर्टेन मार्केट में लाना है, इतना उसका सेल को बढ़ाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाने हैं, इतने एरिया कवरेज करना है, तो हम न्यू आइडियाज, न्यू तरीके से उसी काम को करने के लिए जनरली नहीं जाते हैं। हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं न्यू वेज। हम जो सिस्टम में हैं, जो गाइडलाइंस में हैं, हम उसी के अंदर जैकेट में रहने की कोशिश करते हैं, जिससे हम प्रोटोटाइप पे काम नहीं करते हैं, फेलियर से डरते हैं। स्पेस नहीं मिलता है हमको कि हम कुछ नया करें, नया तरीके से करें, कुछ अलग ढंग से लोगों से बात करें, कुछ अलग तरह के इंसेंटिवाइज करें लोगों को, हमारे नीचे साथ में जो है। और इसीलिए देखा गया है कि अलग अलग ग्रुप्स में एवरेज जो है ये 20 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचता है, इंचेस, 20 इंचेस हाइट तक पहुंचता है। बिजनेस स्कूल उनका परफॉर्मेंस पुअर है, लॉयर्स थोड़ा बेटर है, किंडरगार्टन उससे बेहतर है। लेकिन थैंकफुली, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखने का है, थैंकफुली इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ये बेटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको शेप्स, ज्योमेट्रीज, स्ट्रक्चर्स के बारे में बेसिक नॉलेज है। आप लोगों का नेशनल फर्टिलाइजर, आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, आपके पास टेक्निकल स्किल है, आपको ये सॉफ्ट स्किल उसके ऊपर बिठाना है। टेक्निकल स्किल डॉक्टर चंद्राकर ने बहुत सारे चीज में बताया, बहुत सारी चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जो ह्यूमन स्किल्स जिसको अपन बोलते हैं, ताकि अपन ह्यूमैनिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम सब ह्यूमंस के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए जो स्किल है वो आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, वो ना उसके सिलेबस में है, वो आप मैदान से सीखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस वो अच्छे हो रहे हैं आज के ज़माने में जो सॉफ्ट स्किल पे अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे कि आपके में एक इनिशिएटिव लिया गया, लिखा गया है कि CEOs इन लोग भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अच्छा तजुर्बा है। लेकिन CEO से भी बेहतर वो कर रहा है जो CEO के साथ एक एडमिन को बिठाया गया है, क्योंकि वो एडमिन जो है ना, वो फैसिलिटेशन स्किल जानता है,
वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जानता है, तो वो लोगों को अगर वो टीम बिल्डिंग में ट्रेंड है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा बन रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि स्पेशलाइज्ड स्किल जो कि आपके लिए एग्रीकल्चर का बेसिक नॉलेज और फर्टिलाइजर, सीड और क्रॉप्स का बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, वो जरूरी है, लेकिन प्लस फैसिलिटेशन स्किल आपको चाहिए जिससे आप सक्सेस में जा सकते हैं। और ये आप कहां से गैदर कर सकते हैं? नॉट नेसेसरी कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करे, आपके पास मोबाइल्स है, आपके पास टेड टॉक्स है, आपके पास बहुत सारे चीजें हैं जिसमें आप सुन के इन चीजों को, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाया जा सकता है। एवरेज टीम परफॉर्मेंस, 10 टीम में से 6 जन एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग इनको ये बोलते हैं कि चलो जो बेस्ट टीम होगा, जिसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ऊंचा रहेगा और स्टैंडिंग रहेगा, गिरेगा नहीं थोड़ी देर में, उसको $10,000 का सॉफ्टवेयर देंगे या $10,000 का कैश अवार्ड देंगे। जब स्टेक हाई हो गया और फिर जब अपन ने वो एक्सपेरिमेंट को किया, हम लोग क्या देख रहे हैं? सबके परफॉर्मेंस धराशायी। ऐसा क्यों हुआ? जब स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, जब प्रेशर्स बहुत हाई हो जाते हैं, हमारे परफॉर्मेंस पे ये दुष्परिणाम देता है, और कितना भी इंसेंटिवाइज करो आप उसको ऊपर नहीं ले जा सकते। लेकिन 4 महीने बाद जब इसी ग्रुप को दोबारा किया गया, अब ये 4 महीने में इनको प्रॉपर ट्रेनिंग, कोचिंग और सिस्टम में डाला गया, तब ये देखने को मिल रहा है कि उनका परफॉर्मेंस वही ग्रुप का इंपॉर्टेंट लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप हम लोग इस निर्णय में पहुंचते हैं कि इंसेंटिव प्लस लो स्किल ये आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, लेकिन इंसेंटिव प्लस हाई स्किल ये सक्सेस की ओर ले जाता है। हर कंपनी में एक ना एक मार्शमैलो है, कोई कार है, कोई कुछ है, कोई दूसरा है, आपके लिए दूसरा है, लेकिन अल्टीमेटली गोल वही है, मार्शमैलो ऊपर बिठाना है और आपका स्ट्रक्चर भी स्टैंडिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस को शेयर करना, अगर हमारे बीच में लोग एक डिस्ट्रिक्ट में बेहतर रिजल्ट आ रहा है एक प्रोडक्ट का और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसी प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटीज पूरा है लेकिन नहीं आ रहा है, तो एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो हम लोग क्या ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अच्छा वातावरण बना रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। कॉमन लैंग्वेज, हम क्या वही भाषा बोल रहे हैं? आपके बहुत सारे जिले से आज आने थे, हो सकता है 2-1-4 जिले से नहीं आए होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो हो सकता 3-4 जिले के लोग वो कॉमन लैंग्वेज नहीं मिलेगा जो आज ट्रेनिंग के बाद सर्टन चीज डॉक्टर चंद्राकर ने बताया, सर्टन चीज मैंने बता रहा हूं, सर्टन चीज और कोई बताएंगे, तो वो नॉलेज गैप कॉमन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे ना। अब लैंग्वेज में अंतर आ गया, तो मैं समझता हूं शायद वीडियो कर रहे हैं, तो वीडियो करके इसको शेयर किया जा सकता है ताकि फिर उनको एक साथ कॉमन लैंग्वेज तक आ जाएगा। प्रोटोटाइपिंग एंड फैसिलिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल, जो आज मेरा उसका ज़्यादा बात नहीं है उसमें, क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट को लेके आज ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको NFL के द्वारा केवल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग और प्रोसेस लेना चाहिए और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस लेना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन विथ सबऑर्डिनेट्स, कम्युनिकेशन विथ डीलर्स, रिटेलर्स, फार्मर्स, सबके लिए कम्युनिकेशन के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, तरीके, प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। लैंग्वेज बेसिकली हिंदी ही रहेगा। अब चूंकि केमिकल्स के नाम बड़े क्लिष्ट होते हैं, तो उस क्लिष्टता को भी साथ में जोड़ करके देखना है। तो प्रोटोटाइपिंग एंड फैसिलिटेशन स्किल। मार्केटिंग इज जस्ट लाइक अ टीम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, लेकिन जब अपन फुटबॉल की बात करते हैं, हॉकी की बात करते हैं, तब हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक टीम जिसका फॉरवर्ड्स बेस्ट है, मेसी खेल रहा है, और उसका डिफेंडर्स भारत से कुछ 4-5 आदमी गए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे मेसी, कुछ नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर डिफेंडर्स बहुत स्ट्रांग हैं,
मिडफील्डर ठीक नहीं है, फॉरवर्ड्स ठीक नहीं है, सब अच्छे हैं, गोलकीपर नहीं है, तो गोल खा रहे हैं। तो यहां सबको इक्वल वेटेज देते हुए, तो हमारे अलग अलग जिले में आपके सेल और जो टारगेट्स है वो अगर अपन इक्वली डिवाइड कर दें एकदम मैथमेटिकली, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के विभागों में करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के विभाग में टारगेट आता है, हम उसको डिवाइडेड बाई 27 करके भेज देते हैं सब जिले। हम नहीं देखते हैं कि कौन से जिले में कितने ब्लॉक हैं, वो पर्टिकुलर टारगेट को कौन से जगह में बेहतर किया जा सकता है, कौन सी जगह में नहीं बेहतर किया जा सकता। और सारे लोगों को कृत्रिम गर्भाधान का जो है ना टारगेट्स एक बराबर टारगेट देते हैं। कैसे होगा परफॉर्मेंस, कैसे होगा इंसेंटिवाइज का कैलकुलेशंस, कैसे हम उसको बूस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। आप भी जब टारगेट्स देते होंगे, मुझे नहीं मालूम आप लोग किस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी ये तंत्र पीछे पीछे काम करना है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आएगा जो सपोर्ट करेगा, बहुत सारे चीजों को वो खुद बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट करके आपको बता देगा कि इस जगह में इस पर्टिकुलर केमिकल का ज्यादा है, उसमें उसका है, उसका है। वो आपको ह्यूमन, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने में ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। कम्युनिकेटिंग, नेटवर्किंग, फीलिंग, ये आके जाके मार्केटिंग का गोल्स की तरफ ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज रह जाता है, टाइम क्या हो रहा है? डेढ़, ठीक है। मैं अनदर 10-15 मिनट्स, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बातचीत में? अब इस वीडियो को देखिए थोड़ी देर तक। ये शेर हमेशा चाहता था कि ये बफलोज का जो झुंड है इनको खाऊं किसी दिन, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता था क्योंकि वो लोग तगड़े थे, ग्रुप में रहते थे, टीम के जैसे काम करते थे, और भूख के वजह से वो बार बार उनके पास आता था। एक दिन 2 लड़ पड़े। दैट इज द पॉइंट। बहुत अच्छा साउंड होने से ना और इफेक्ट मैं बहुत अच्छा ला पाता, लेकिन साउंड थोड़ा सा कमजोरी है। एनीवे, नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे कि साउंड बहुत दमदार हो। अब मैं आज का सेशन को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, कुछ आपसे बातचीत करूंगा। जम्मू कश्मीर में कर्नल राठौर हुआ करते थे। इन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ, छोड़ दीजिए, नहीं अब जरूरत नहीं है, लास्ट में एक और बार एक वीडियो चलेगा। जम्मू कश्मीर में कर्नल राठौर का एक स्टोरी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। कर्नल राठौर अपने ट्रूप्स के साथ और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ पूंछ सेक्टर में
जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोगों को उसके ग्रामीणों का कुछ लैंड रिकॉर्ड वेरीफाई करने थे, तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है उस एरिया में, नहीं तो आतंकवादी लोग बहुत सारा वहां घूम रहे हैं। तो ये जब वहां पर पहुंचे, जिस एक रास्ते से गुजर रहे थे लास्ट के तरफ घाटी में, वहां पर एकदम से उनके ऊपर आतंकवादी 3 तरफ से अटैक कर दिए, सडनली एम्बुश हो गया। तब उन लोगों ने रिटेलिएटरी फायर किया और एक अच्छा खासा युद्ध चालू हो गया उस छोटे से जगह में। 3 जगह से गिर गए पहाड़ों के बीच, तो कैजुअलिटीज होने लगा, वुंडेड होने लगे। कर्नल राठौर ने सबके बीच में जा करके अपने लोगों को खींच करके, जो वुंडेड हो रहे हैं उनको वापस पीछे लाइंस तक ले आने का काम कर रहे थे और लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि आगे जाके वो अपना डिफेंसिव पोजीशन ले और ऑफेंसिव एक्शन ले। ऐसे कंडीशंस में वहां पर उसको जब मेडिकल पीछे जो हॉस्पिटल का जो वैन उसके पीछे चल रहा था, लास्ट में वो चलते हैं, वहां तक जब ले आए तो वहां का जो डॉक्टर था वो उसके हेलमेट में गोप्रो कैमरा लगा था, उसने वो पूरी चीज को देख रहा था दूर से और रिकॉर्डिंग हो रहा था। बाद में वो रिकॉर्ड को लोगों ने देखा। वो कर्नल राठौर जब अपने लोगों को लेके आया, एक जो वुंडेड हो गया था उसमें शोल्डर में 2 गोलियां लगी थी, और उसके जब रखा, स्ट्रेचर में रखा और उसको जब हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस में अंदर किया, तब वो उसके पास गए और थोड़ी देर में उसको माथा चूमा उस लड़के का, उस सार्जेंट का, और फिर वो एक झटके में वापस गए। वो कर्नल ने ऐसा क्यों किया? बाद में उसको अवार्ड मिला, ये वो हुआ 2 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन वो जो फीलिंग है अपने सबऑर्डिनेट के प्रति, वो कर्नल ने ऐसा क्यों किया? वो फीलिंग है। और ऐसे हीरोज को, और मैं जो है कैंटोनमेंट एरिया में पला बड़ा हुआ हूं जबलपुर में, मेरे पापा ऑर्डेंस फैक्ट्री में काम करते थे। मैं ये चीज़ अक्सर देखता था, वहाँ पर जो है ना मिलिट्री वाले लोग तरह तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत सारे उन लोग अपना काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता था कि ये जो देशभक्ति है ना, कुछ अच्छे लोग, गुड पीपल, इन लोगों ने मिलिट्री ऑप्शन चूज करते हैं ताकि उन लोग देश का सेवा कर सके, ये कर सके। लेकिन मैंने ये पाया कि ये सही बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। जब उनसे पूछा गया, इस तरह के जो सेल्फ हार्टेड सर्विसेज करते हैं, अपने से बढ़कर के दूसरों के लिए काम करते हैं, वो मिलिट्री वाले लोग, उनसे पूछा जब गया कि आप लोग ऐसे क्यों करते हो, तब सारे लोगों ने एक ही जवाब दिया कि मैं ना होता, अगर वो होता तो मेरी जगह, तो वो भी यही करता। ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस देने से नहीं आता है, ऑर्डर देने से नहीं आता है। मैं आपको नहीं बोल सकता आप मुझे ट्रस्ट करो, मैं आपको बोल नहीं सकता कि आप मुझसे कोऑपरेशन करो। ये एक फीलिंग है जिसको आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम में जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आज से अगर अपन बात करते हैं बहुत साल पहले, 50,000 साल पहले, अपन मान लो इसी कमरे में है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा से मैं यहाँ पे बता दूंगा। हाँ, ये डेंजर है चारों तरफ, है ना। 50,000 साल पहले चारों तरफ डेंजर था। क्यों? कोई शेर आ रहा है, कोई दूसरे कबीले के लोग अटैक करने आ सकते हैं, कोई तूफान आ सकता है, कोई पत्थर गिर सकता है, कुछ ना कुछ खतरा से चारों तरफ लोग 50,000 साल पहले गिरे हुए थे। और उन लोगों ने अपने लिए एक सर्कल ऑफ सेफ्टी तैयार किया। 50 आदमी या 50 व्यक्ति एक साथ एक गुफा में। अब जब मान लीजिए हम लोग चारों तरफ इस हॉल के बाहर, हम गुफा में बैठे हैं, चारों तरफ हॉल के बाहर खूंखार लोग हैं। हम लोग जब इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो सारे चीजें हमें किल करने के लिए, हमारा लाइफ स्पैन को छोटा करने के लिए तंत्र लगा हुआ है, और हम उस पर जब काम करते हैं, तो मैं जिस टाइम मेरे को सोने को मिल रहा है, मैं चैन से सो पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये मेरे पीठ पीछे जो है ना मेरा रक्षा कर रहा है। कोई खतरा आएगा, ये नहीं भाग जाएगा, ये सबको जगाएगा और स्टेप लेगा।
तो मेरे अंदर इसके साथ एक ट्रस्ट फील, और पूरा कबीले में जो लोग उस गुफा में हैं वो उसके अंदर एक ट्रस्ट फीलिंग हो रहा है। ये जो सर्कल ऑफ सेफ्टी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सेफ फील करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे साथ है मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो मुझे आगे जाके अच्छे से ले जाएंगे, तो वो मेरे को उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने को मिलता है। मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करूंगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा ताकि सब बचे और सब बेहतर हो। आगे अपन देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अगर लीडरशिप में सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या दिया जाए, तो क्यों ना मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमको एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, बाकी आवश्यकताएं प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कभी हमसे बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। साथ में कभी लफड़ा होता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चों को ले ऑफ नहीं कर देते हैं। ले ऑफ समझ रहे हैं? उनको ले ऑफ नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो ग्रो करे, और अगर वो उससे बेहतर ग्रो कर जाता है तो सबसे ज्यादा खुश वही होते हैं। अगर लीडर से बेहतर हमारा सबऑर्डिनेट आगे बढ़ जाता है तो लीडर खुश होता है। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, जब अवार्ड लेने का टाइम आता है, मैंने अपने समय में देखा है कुछ ऐसे भी बॉस हैं जो अवार्ड लेने के टाइम सबसे सामने आके खड़े हो जाएंगे, और जब डांट खाने का टाइम आए, परफॉर्मेंस इशू हो जाए, क्राइसिस हो, तब वो सामने सबऑर्डिनेट को आगे करके खुद पीछे हो जाते हैं। क्या वो लीडर्स हैं? नहीं। क्या वो मैनेजर्स हैं? शायद। हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छे लीडरशिप के एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट जंप करके एक कंपनी है, उन्होंने एक पॉलिसी लिया कि जो हमारे कंपनी में ज्वाइन करेंगे वो रिटायरमेंट तक उनको ले ऑफ नहीं करेंगे, उनकी नौकरी नहीं जाएंगी ऑन परफॉर्मेंस इशू। अगर कोई बच्चा C ग्रेड लाता है तो पेरेंट उसको क्या करते हैं? उसको ले ऑफ नहीं कर देते हैं, उसको कोच करते हैं, उसको कहां प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, नेक्स्ट जेन कंपनी आप देखेंगे नेट में, नेक्स्ट जंप कंपनी, वो जो है ना अपने पॉलिसी में डाल के रखा है यू ज्वाइन, और आपको इसके लिए ले ऑफ नहीं करेंगे कभी भी, देयर इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी पॉलिसी। तो क्या फील करता है हर व्यक्ति सेफ फील करता है। जब वो सेफ फील करता है तो वो परफॉर्मेंस देता है, ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस देता है। एक कंपनी अभी कोरोना के समय, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, कुछ प्रोडक्ट्स बनाता था। वो कंपनी कोरोना के बाद जब इकोनॉमी रिवाइव करने लगी तो बहुत सारे उसके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। $10 मिलियन का उसका ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। तो कंपनी ने, बोर्ड वालों ने मीटिंग बुलाया, चलो भाई मीटिंग करो। मीटिंग करके 10% कंपनी के लोगों को बाहर करना पड़ेगा, तब जाके $10 मिलियन सेव हो सकता है। तो जब ये बोर्ड में डिसीजन हो रहा था तो कंपनी का ओनर जो है, उन्होंने बोला मैं इस बोर्ड के डिसीजन से सहमत नहीं हूं। वो बोला कि मैं बिलीव करता हूं नॉट इन हेड काउंट्स बट इन हार्ट काउंट्स। उन्होंने एक पॉलिसी लाया अपनी कंपनी में। वो बोला कि पूरे साल में, आने वाले 3 साल तक, हर व्यक्ति 4 हफ्ते के लिए अनपेड लीव में चले जाएंगे। लीव अपने चॉइस से ले सकते हो साल में कभी भी, अनपेड लीव फॉर 4 वीक्स। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्होंने किस तरह से इस बात को कहा। उन्होंने ये बोला कि हम सब में से ये 4 बंदे पूरा सफर करें, उससे बेहतर है कि हम सारे मिलकर के थोड़ा थोड़ा सफर कर लें। मोरेल ऊपर आ गया।
लोगों ने अपबीट फील किया, लोगों ने ट्रेड भी किया कि अरे यार ये तो इनको घर में इस तरह का इशू आ गया है, एक काम करो मैं 3 हफ्ता ना, तुम 3 हफ्ता छुट्टी करो, मैं 5 हफ्ता कर लेता हूं। लोग ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, उन लोगों ने फील सेफ किया, सर्कल ऑफ सेफ्टी महसूस किया। सब बोलते हैं, सब जानते हैं, करते कितने हैं ये इशू है। क्या जानते हैं? डांटो सबऑर्डिनेट को अकेले में, तारीफ करो सबऑर्डिनेट के सबके सामने। लेकिन इसको प्रैक्टिस में कितने लाते हैं? जो लाते हैं दे आर लीडर्स, दे आर लीडर्स। आर्मी में हम लोग, मैं जब कैंटोनमेंट एरिया में रहता था तब हमारे यहाँ बीच बीच में वीकली डिनर्स होता था। जब वीकली डिनर होता था तब जो सबसे ऊंचा अधिकारी है ना, वो सबसे आखिरी में खाता था, और वो जितने लोग खाना जब चालू किए, सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, सबसे लोअर कैडर का जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, सूबेदार मेजर रैंक में जो है, वो आके सबसे पहले खाना खा रहे हैं। लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो सारे लोग देख रहे हैं कि कितना बचा है और उसी हिसाब से खाना ले रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है बॉस के लिए भी खाना छोड़ना है। ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर भावना रहे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन नहीं काम करना चाहेगा। थैंक यू सो मच।